हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आपको बताना चाहूंगा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 18 जनवरी 2024 में हुए पेपर पर। जी हाँ डियर, IB ACIO 2024 में रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 18 जनवरी 2024 में फोर्थ शिफ्ट में, हम उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। पर उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तो हम आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। हमारा कंप्लीट बैच आ रहा है जो कि क्रैश कोर्स है, जो कि बेस्ड है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जहां पर जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, रिवीजन नोट्स, यूट्यूब सेशंस, PDF, सब कुछ आपको यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। साथ ही NCERT क्विज बाय टीम निष्ठा आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसपे हम MCQs कराने वाले हैं टाइम टू टाइम। एंड आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट मिलता है हमारी तरफ से। साथ ही अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हैं, जुड़ते हैं, तो कुछ नहीं करना आपको, NCERTquiz.com पे जाना है, जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 6 to 12 तक के क्विज अवेलेबल है, साइंस के 6 to 10 तक के क्विज अवेलेबल है, पॉलिटी के 9 to 12 के आपके क्विज अवेलेबल है, साथ ही इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स के क्विज 11 to 12 तक के अवेलेबल है। मॉक टेस्ट दे सकते हैं CDS, CA, PF, FCAT, CG कैट एंड मोर अदर एग्जाम्स के लिए। अब एक चीज समझने वाली है डियर आपको, कि यहाँ पर संदीप सर का एक ही लक्ष्य है, जो कि चाहते हैं विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस के उनका एक एक बच्चा हर एक पोस्ट पे जाके बैठे और अच्छे से सेलेक्ट होके आगे बढ़े, अपने जीवन को अच्छे से यापन करे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा साइलोजिज्म। डियर, साइलोजिज्म का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझिए। कह रहा है नो जी इज एम, यानी जैसे आपको बोला नो जी इज एम, तो सबसे पहले सिलॉक्स के रूल जब तक नहीं पता होंगे तब तक हम नहीं कर सकते। यानी कह रहा है कोई भी जी एम नहीं है, नो जी इज एम। फिर कह रहे हैं सम ए आर एम, सम ए आर एम, तो हम नो जी इज एम, सम ए आर एम ऐसे भी लिख सकते थे। एक रिलेशन एम से सम के केस में दिया है तो वो जी से हो भी सकता है और नहीं भी। तो पहला कंक्लूजन सम एम आर ए, सम एम आर ए यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, तो पहला कंक्लूजन सही है। सेकंड है सम एम आर जी, एम जी हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका सिर्फ और सिर्फ पहला कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आपको एक नंबर सीरीज दी है 12। अच्छा, टाइमर भी आप ले लीजिए, तब तक मैं सीरीज लिख लूंगा, आपका टाइमर खत्म होगा, एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सीरीज दी है 12, 24, 72, 288 एंड 1440। सबसे पहले सीरीज को देख के समझना है कि सीरीज है क्या। अगर आपको दिख रहा है 12, 12 के बाद दिख रहा है 24, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मल्टीप्लाई विद 2 है। 24 थी 72 होता है। जैसे इतना क्लियर हुआ तो मुझे ये लगभग 4 टाइम्स के आसपास लग रहा है। 7 चौक 28, हाँ जी है। अब ये कितना है, ये 5 टाइम होगा, यानी एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई विद 6, 1440 मल्टीप्लाई विद 6। तो हम 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24, 2 26, 26 का 6 हासिल 2, 6 कम 6 2 8, यानी 86 40। तो आप एक चीज देखिए कि 1 मिनट अभी खत्म भी नहीं हुआ एंड वी अप्रोच, मतलब अप्रोच अगर आ गया दिमाग में, तो हम लोग बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर, तो द आंसर इज। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से देखिए डियर, यहाँ पर कह रहे हैं 29A 79B, 29A 17B 20। आपसे पूछा है कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। तो डियर, आपको इनका रिजल्ट 32 लाना है। 32 कैसे आ सकता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं और मैं b की जगह प्लस कर दूं, क्या रिजल्ट बनेगा, बनेगा क्या, 29 माइनस 17 प्लस 20। दोनों नंबर्स को देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि प्लस का है, तो ये हो गया 49, 49 माइनस 17, द रिजल्ट विल बी 32। यस, रिजल्ट तो आ गया। क्या वही रिजल्ट आपका यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए 33 एंड 40, 33 एंड 10, तो 43 हो गया, दोनों को ऐड करने के बाद माइनस 14, रिजल्ट आ गया 29। सेम एज इट इज फर्स्ट एंड लास्ट, 11 प्लस 3,
14 minus 8, the result will be 6. The correct answer is ऑप्शन 4. नेक्स्ट चलते हैं. यस, यानी 6 हमारा करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकदम लॉजिकल तरीके से पूछा हुआ. इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है. डियर, यहां पर क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद आंसर करना है. यहाँ पर कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. यू मस्ट एज्यूम दैट एवरीथिंग इज इन द स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अब देखिए स्टेटमेंट क्या है एंड उसी के बेसिस पे हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना है लॉजिकली. अब बताना है एक्शन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फॉर पर्पस. विच ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फॉर परसुइंग. देखिए सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर बोला है सेफ ड्रिंकिंग वाटर is the fundamental human rights, yet over 2 million people lack access to it. This disparity leads to preventable disease and hinders development. यानी कहने का मतलब ये सुरक्षित पेयजल जो होता है वो एक मौलिक मानवाधिकार है, फिर भी 2 अरब से ज्यादा लोग इसकी पहुंच में नहीं है. यह जो असमानता है ना, रोके जा सकने वाले बीमारियों को जन्म देती है. यानी ये जो असमानता है रोके जाने वाले बीमारियों को जन्म दे सकती है और विकास में बाधा डाल सकती है. तो इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए. तो पहला जो रिजल्ट निकल के आया यहाँ पर लिखा है वी शुड कंजर्व वाटर एट होम बाय फिक्सिंग लीक्स. जो लीक होते हैं ना जगह जगह उनको रोका जाए. टेकिंग शॉर्टर शावर एंड यूजिंग वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस. यानी इसका मतलब क्या है, हमें घर पे लीकेज ठीक करने चाहिए, कम समय तक नहाकर और कम पानी की खपत वाले उपकरणों का इस्तेमाल करके पानी को बचाना चाहिए. यानी कुल मिला के प्रोटेस्ट करने के लिए बात कर रहे हैं ये लोग पानी के लिए. अच्छा ठीक है, चलो ये वैलिड है. अगर हम बात करें सेकंड की, वी शुड इन्वेस्ट इन एन अपग्रेड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू इफेक्टिवली रिमूव contaminants and ensure safe drinking water. हमें दूषित पदार्थों को प्रभावित ढंग से हटाने और सुरक्षित पेय जल सुनिश्चित करने के लिए जल उपचार सुविधाओं में निवेश और उनका उन्नयन करना चाहिए. अब देखिए थर्ड कह रहे, चलिए ये भी वैलिड है. थर्ड कह रहे वी मस्ट स्टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टू कैप्चर एंड यूटिलाइज द रेन वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पस. यानी कह रहे हैं हमें वर्षा जल जो वर्षा का जो जल है उन प्रणालियों को बंद कर देना चाहिए. यानी जैसे होता है ना संचयन प्रणाली वगैरह जो होती है जो को बंद कर देना चाहिए ताकि वे वर्षा जल को गैर पेय परियोजनाओं के लिए संग्रहित और उपयोग न कर सके. थर्ड कह रहा है इंप्लीमेंट पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट watersheds and ecosystems that contribute to the sustainability of water resources. यानी कह रहे हैं जल संभरों और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो जल संसाधनों की स्थिरता में योगदान दे. तो डियर अगर आप यहां पर बोल रहे हो तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यहां पर वैलिड नहीं है. डियर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड वी मस्ट स्टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो पीने का जल है पानी है वो लोगों के लिए उपयुक्त मात्रा में पर्याप्त ही नहीं होगा. तो वी कांट डू दिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड. नेक्स्ट है आपका, हमें ये पिक्चर ढूंढना है और ये पिक्चर हमें 10 सेकंड में ढूंढना है. ये पिक्चर हमें कहां मिल रहा है डियर, क्लियरली देखिए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. 3 में हमें पिक्चर इजीली देखने के लिए मिल रहा है. राइट
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला देयर आर द 5 कर्टन्स फ्रॉम 1 to 5 केप्ट इन द वेयर हाउस, राइट। अब वेयर हाउस में आपने 5 कर्टन रखे हुए हैं। द वेट ऑफ ईच कर्टन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। कह रहा विच ऑफ द कर्टन इज द हैवीएस्ट, कौन सा कर्टन हैवीएस्ट है। दो स्टेटमेंट दिए जिसके बेसिस पे हमें बताना है आंसर फर्स्ट से आएगा सेकंड से आएगा या दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। हम सबसे पहले पहला पढ़ते हैं। कह रहा है कर्टन नंबर 1 इज हैवियर देन 5 बट लाइटर देन 3। फिर कह रहा है कर्टन 4 इज हैवियर देन 3 बट लाइटर देन 2। तो डियर हमें यहाँ पर पता पड़ गया जो पूछा था विच कर्टन इज द हैवीएस्ट, यहाँ से निकल के आ रहा है 2 हैवीएस्ट है, क्योंकि 5 कर्टन हमें दिए थे और पांचों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो यानी फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है। अगर हम सेकंड पे जाते हैं, ध्यान से देखिए सेकंड क्या क्या है, कर्टन 5 इज हैवियर देन कर्टन 1, ये हम सेकंड पे, बट लाइटर देन कर्टन 3। कर्टन 4 इज हैवियर देन 3, 2 का तो जिक्र ही नहीं है। कर्टन 3 इज हैवियर देन 4, सॉरी कर्टन 4 इज हैवियर देन 3, मैं उल्टा लिख गया, बट यार 2 का जिक्र नहीं है तो इससे आंसर नहीं आएगा। तो डेटा इन द स्टेटमेंट 1 alone are sufficient to answer the question. The correct answer is option 4. 4 is the right answer. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए आपको बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपका पजल बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है उस पर आते हैं। कह रहा है 6 फ्रेंड्स है जिसमें कह रहा है मयंक, वर्षा, राजू, लक्ष्मी, शिवानी एंड मीना हु स्कोर्ड द डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी जरूरी नहीं इसी क्रम में। लक्ष्मी हु स्कोर 76 marks is younger than Mayank but older than Meena. Lakshmi younger than Mayank but older than Meena. Score 76 out of 100. And Shivani. अच्छा मीना एंड शिवानी आ गया तो शिवानी भी नीचे आएगी, इतना हमें क्लियर हो जाना चाहिए। फिर कह रहे हैं वरिशा इज यंगर देन राजू हु स्कोर्ड 98 मार्क्स। वरिशा इज यंगर देन राजू, अब राजू के लिए दिया है, राजू ने स्कोर किया 98 मार्क्स। कह रहा है डिफरेंस ऑफ द राजू एंड वरिशा मार्क्स इज 11। तो डियर 11 है तो नीचे ही आ सकता है, मार्क्स 100 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो 11 का मतलब है 87 वरिशा के मार्क्स हो गए। कह रहा है मयंक मार्क्स इज जस्ट रिवर्स डिजिट ऑफ वरिशा मार्क्स। तो मयंक जो हो गया उसके मार्क्स रिवर्स हो गए यानी 78 हो गए, वरिशा के मार्क्स के जस्ट रिवर्स। क्लियर है। कह रहे शिवानी इज नॉट द यंगेस्ट अमंग ऑल, शिवानी यंगेस्ट नहीं, तो शिवानी यंगेस्ट नहीं है। तो हमारे टोटल 6 कैंडिडेट्स थे, तो 1 2 3 4 5 6, तो शिवानी यहाँ नहीं हो सकती, 5 से लेके 1 तक कहीं भी हो सकती है। अच्छा 1 पे तो वैसे भी नहीं जा सकती शिवानी क्योंकि ये 3 लोग तो आपके ऊपर आने ही आने, 2 लोग। शिवानी इज नॉट द यंगेस्ट ये बोला है। मीना स्कोर 55 मार्क्स while शिवानी स्कोर 12 मार्क्स मोर देन मीना। मीना स्कोर 55 मार्क्स when शिवानी मार्क्स 12 मार्क्स मोर देन मीना। 12 मार्क्स का मतलब हो गया 67। क्लियर। एंड 9 मार्क्स लेस देन लक्ष्मी, तो देखिए 9 मार्क्स लेस देन लक्ष्मी, ये भी हमारा क्लियर हो गया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। वर्षा इज द यंगेस्ट, तो डियर इन दोनों का कंपैरिजन नहीं दिया, राजू का इनमें से किसी से या वर्षा का इनमें से किसी से, तो हम नहीं पता कर सकते कि यंगेस्ट कौन है, तो ये तो गलत हो गया। लक्ष्मी स्कोर 76, तो ये तो क्वेश्चन में दिया था, तो केवल सेकंड सही है, ओनली सेकंड, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, रिलेशन देखना है। डियर मैं इन टू आउट जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, इन टू आउट। इन टू आउट में मैंने सबसे अंदर देखा 3 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन। मैंने देखा 4 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 6 लाइन, तो बीच की 2 लाइनें सेम है, और बाकी में देखो +1 +1। तो मैं ज्यादा अच्छा है कि बाहर से देखो +1 है। अच्छा अंदर वाले में 5 लाइन है या 4 है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। अंदर वाले में 5 है फिर 4 है इन वाले में, तो ये तो मैच नहीं करा। यहाँ 5 है या 6 है, 4, अगला 4 4 सेम होना चाहिए था क्योंकि बीच वाले दोनों सेम थे, तो यहाँ पर भी मैच नहीं किया। यहाँ पर 5 है अंदर 4 है, ये भी मैच नहीं किया। अंदर 5 है 6 है, 4 4 5 5 3 4, जी ये मैच कर रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 4 5 3, यहाँ पर हमें दिया है 6 4 5 4। तो डियर आप देखो 4 5 4 5 ये हो गया, ये हो गया +1, ये हो गया +1। तो यानी कहीं ना कहीं हमारा मैच कर गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर तेजी से। डियर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहीं ना कहीं हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन है, और जब पजल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डियर हमें डेटा पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है, तब जाके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहां पर कह रहे हैं देयर आर 6 पर्सन, बमन, फुजान, दीपक, अरविंद, इनम एंड चरण, ईच ऑफ देम स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है सबके बारे में दे दिया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सिटिंग equivalent distance around a circular table, each of them is either facing the center or outside opposite the center, ठीक है। 3 are exactly यहाँ पर बोला there are exactly 3 person facing towards the center and each of them sitting together, यानी कहने का मतलब ये है ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं दूसरी पॉसिबिलिटी तुरंत यहाँ बना लेता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना एक टास्क होता है, ठीक है। और जो तीनों लोग फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर सिटिंग टुगेदर, ये भी क्लियर हो गया। बमन इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु नोज इंग्लिश एंड दीपक, हम कहते हैं बमन यहां पर है, हम मान लेते हैं इंग्लिश इसको आती है और दीपक यहां पर है। बमन इंग्लिश, दीपक को इस बार यहां रख ले, दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे तभी क्वेश्चन अच्छे से होगा, जो पॉसिबिलिटी ना मिले उसको साइड में रख लीजिए। कह रहा है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, बस कहानी खत्म, ये सब इनसाइड फेस करके बैठे, ठीक है। तो ये सब कहां बैठे, आउटसाइड फेस करके, इनका फेस इनसाइड होगा तो यानी इनका फेस आउटसाइड होगा, यानी 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। चरण हु नोज जर्मन इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन हु नोज हिंदी, तो चरण यहां नहीं आ सकता, चरण यहां आएगा, हिंदी हिंदी पॉसिबिलिटी, हिंदी हिंदी, चरण कहीं भी आ सकता है, तो हम यहां लिखते हैं चरण उसके अपोजिट है जो हिंदी बोल रहा है, चरण who knows German is sitting opposite to the person who knows Hindi। अच्छा देखिए कह रहा है इनाम is sitting third to the right of the person who knows Urdu, उर्दू के थर्ड राइट इनम, तो उर्दू के थर्ड राइट इनम, उर्दू 1 2 3 1 2 3, उर्दू 1 2 3, पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं छोड़ देते हैं। फूजान इज सिटिंग अपोजिट टू अरविंद हु स्पीक हु नोज इंग्लिश, तो यानी डियर फूजान किसके पास बैठा है, अरविंद के, तो अरविंद यहां आ गया, यहां पर आ गया कौन, फूजान, अरविंद इंग्लिश, फूजान, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए चरण किसके अपोजिट था, जो व्यक्ति हिंदी बोल सकता है, ठीक है। अभी हम उस पर बात करते हैं। कह रहा है बमन नोज हिंदी,
बमन नोज हिंदी, तो डियर हिंदी यहाँ आ गया, और हिंदी के अपोजिट कौन है? चरण। बमन नोज हिंदी, हिंदी के अपोजिट कौन है? चरण। तो डियर 5 लोग हमारे बैठ गए, तो छठा हमारा कौन बैठ बचा? बमन, दीपक, दीपक भी बैठ गया, अरविंद भी बैठ गया, इनम भी बैठ गया, चरण। बमन हो गया, फुजैन हो गया, दीपक हो गया, अरविंद हो गया, चरण हो गया, ये आ गया इनम। इनम, और इनम किसके अपोजिट था? जो उर्दू, इनम जो था वो थर्ड राइट था किसके? जो उर्दू जानता है, उर्दू वाले के थर्ड राइट था। तो उर्दू वाले के थर्ड राइट यहाँ कैसे जाएगा, मुझे तो ये समझना पड़ेगा। थर्ड राइट जा सकता है? जा तो सकता है, जब दीपक उर्दू बोल दे। 1 2 3, उर्दू 1 2 3, ये भी क्लियर हो गया। फिर कह रहे चरण इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इनम, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इनम, हु नोज फ्रेंच? चरण इमीडिएट राइट बैठा है, ये गलत हो गया, ये राइट हो गया, और जबकि लेफ्ट बोला है हमसे। क्लियर है? अब देखो यहां पर सबसे पहले आपने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, 2 लैंग्वेजेस बची हमारी, और जो 2 लैंग्वेजेस बची उसके लिए क्या कोई डेटा दिया है? अच्छा, एक तो बची हमारी चाइनीज, इंग्लिश हो चुकी, इंग्लिश हो चुकी, फ्रेंच, यस फ्रेंच भी हो चुकी है, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज, जर्मन, चाइनीज और जर्मन बची। अच्छा, चाइनीज और जर्मन के लिए कुछ दिया है? चरण हु नोज जर्मन, तो चरण के लिए बोला था कि वो जर्मन उसको आती है, जर्मन, तो चाइनीज यहां पर आ गया। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दीपक नोज उर्दू फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यस पहला सही है। सेकंड कह रहे हैं इनम हु नोज फ्रेंच, इनम पहले फ्रेंच है, यस, इज अपोजिट टू दीपक, ये भी सही है। थर्ड क्या दिया है? थर्ड दिया अरविंद इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु नोज फ्रेंच एंड हिंदी, अरविंद हिंदी एंड फ्रेंच, तीसरा भी सही है। तो डियर अगर देखें ऑल 1 2 3 आर ट्रू, यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 में, वो जाएगा 1 2 3 ऑल आर ट्रू, सारे सही है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग आपको कैसे करना होता है, आप पहले इसको देख लीजिए। जब तक पोजीशन नहीं क्लियर होंगी तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे आपने देखा SUCCESS, इसका कोड दिया था आपको UQGAESU, हमने तुरंत इसको पोजीशन दी 19 21 3 3 5 19 19, 21 17 7 1 5 19 21। तो डियर यहां पर देखो +2 +2 -2 -2, यानी अगर आप यहां पर नोटिस करो थोड़ा सा ध्यान से, तो डियर ये देखो ये +2 है, फिर नेक्स्ट -2 +2 -2 +2 -2 +2। अब इसी तरीके से हम देखेंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट्स में अगर आप देख रहे हैं, रिजेक्ट्स का क्या हो जाएगा? 18 5 10 5 3 20 19। हम जैसे +2 गए, +2 यानी 20 20 यानी T +2, अगला होगा -2
-2 यानी 3, तो ये हो गया सी। तो डियर टी सी हमें मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। जे का क्या हो जाएगा, +2 यानी 12, 12 यानी एल, फिर -2 3 यानी सी, फिर +2 ई यानी 5, फिर -2 18 यानी आर, फिर +2 21 यानी यू, UREC LCT, यस मिल गया। रिजेक्ट का कोड बना हमारा ये, और जब रिजेक्ट का कोड हमारा ये बन गया, यानी 1 का वाई होगा, तो 1 का वाई होगा तो ये गलत, और 1 का डब्ल्यू भी नहीं होगा, ये गलत, हमारा आंसर हो गया ये। डियर टाइम सेव करिए, आगे बढ़िए, टाइम ही नहीं है अपने पास क्वेश्चन को बाकी देखने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, कह रहा है इनको अरेंज कीजिए और फिफ्थ पोजीशन क्या होगी। तो डियर उल्टा अरेंज कर दीजिए ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़े वाला देखिए, तो देखो SOU 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 SOU, तो देखो आर के बाद कोई है नहीं, आर के बाद कोई नहीं है, तो हमारा आर आया, आर के बाद सी भी आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो सबसे बड़ा लेटर यहाँ पर आर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए, सोर्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हमें मैच करना है और बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा यहाँ पर। डियर अगर इस तरह की सिचुएशन कभी बने, ऑड वन आउट करने की नौबत आए, तो हम कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। डियर देखिए ET KZ NP TW XM DS OW UC पोजीशंस दे देते हैं। तो डियर पोज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, एंड पोज खोलिए, अब क्वेश्चन चेक करिए। तो हमने पोजीशन दे दी, अब आप यहाँ पर देखिए +8, सॉरी नॉट +8, इट इज +6 डियर, +6, तो यहाँ पर भी +6 है, +6 क्या +6 है, W23 पेज 16, यहाँ डियर +7 हो रहा है, क्या हो रहा है, +7। चलो एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है आपको। यहाँ पर दिख रहा है +6, कैसे, 24 के बाद डी, हम इसको 30 भी तो ले सकते हैं, और ये भी +6 है, अगेन +6, तो क्लियरली दिख रहा है ऑड वन आउट हमारा क्या हो गया, एनपी, एनपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट साइलोजिज्म, डियर अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ऑल मैथ्स आर साइंस, यानी जितना भी मैथ है वो क्या है, साइंस है। हमने शॉर्ट में लिख लिया, सम साइंस आर हिंदी, मैथ्स साइंस हिंदी ऐसे भी हो सकता था डायग्राम में। तो पहले कह रहे हैं नो हिंदी इज मैथ, नो हिंदी इज मैथ, यहां से यहाँ गलत, CNS। ऑल हिंदी आर साइंस, ऑल हिंदी आर साइंस, यहाँ गलत, यहां से अगेन CNS, और दोनों मिलके इधर और भी नहीं बन सकते, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर गया 13 का, वो गया फोर्थ, यानी नाइदर नॉर, कोई भी फॉलो नहीं करेगा, क्वेश्चन नंबर 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन कोडिंग। डियर देखिए एक वर्ड देख लीजिए बस, MPQO, यहां पर दिया है PMTL, 13 16 17 15, 16 13 20 12, लॉजिक क्या है डियर, +3 -3 +3 -3, आसान है, तो यानी D +3 7, 7 केवल यहीं पर मिल रहा है, तो चेक करो, +3 18 -3 7 और 3 10, +3 22, ये सॉरी ये होता है 25, और ये हो गया कितना 28 -3, तो यानी ये मैच कर रहा है हमारा, क्या कर रहा है डियर, ये वाला मैच कर रहा है, यानी 1 का X होगा, 1 का W नहीं हो सकता, गलत, 1 का Y नहीं हो सकता, तो डियर यहां पर ऑप्शन ही गलत दिए है, 1 का तो क्लियरली दिख रहा है कि D +3 -3 +3
-3। क्लियर है? अच्छा, अब सेकंड का भी देखते हैं। तो ये हमारा मैच कर रहा है। अगर मैं सेकंड पे आ जाऊं, अच्छा फर्स्ट का y तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। क्लियर है? सेकंड के के बाद एल एम एन, एन एक ही जगह मिल रहा है। फिर यहाँ देखो -3, ओ पी क्यू आर +3 -3। हमारा सेकंड डब्ल्यू से मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट जो मैच कर रहा है हमारा वो एक्स से, सेकंड हमारा मैच कर रहा है डियर डब्ल्यू से। थर्ड, थर्ड की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। थर्ड की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सेकंड करेगा हमारा डब्ल्यू से, थर्ड है आर एस टी यू जी 7 -3, आई जे, आई के बाद जे के एल, आई का 9 होता है, 9 +3 12 होता है, ये गलत हो गया, ये नहीं मैच कर रहा किसी से भी। अच्छा एम का एन ओ पी, एल का -3, ठीक है, +3, 16 में से 3 गए 13, यस ये भी मैच कर गया, यानी फोर्थ का आपका वाई मैच करेगा। ऑप्शंस गलत है, ध्यान से देख लो, आंसर ये होगा। तो ऑप्शन गलत है तो इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी गलतियां मिल जाती है। अब ये देखिए ब्लड रिलेशन बेस्ड आपका असर्शन है, जिसमें आपसे पूछा एल इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जे। मैंने पहले भी बताया हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपसे बोला माइनस, माइनस का मतलब है m इज द सिस्टर ऑफ n, प्लस, प्लस का मतलब है पहले वाला दूसरे का फादर है, यानी n इज द फादर ऑफ o। o मल्टीप्लाई l, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले का डॉटर है, o इज द डॉटर ऑफ l। तो l की शादी किससे हो गई? n से। कह रहा है l इज द डॉटर इन लॉ ऑफ j, l इज द डॉटर इन लॉ ऑफ j। तो l को j की डॉटर इन लॉ बनाने के लिए j को यहां लाना पड़ेगा, j मल्टीप्लाई m। अब j का रिलेशन m से भी हो सकता है और n से भी हो सकता है। j मल्टीप्लाई m का मतलब है कि पहले वाला बाद वाले की डॉटर है, यानी j इज द डॉटर ऑफ m, यानी पहला स्टेटमेंट कह रहा है j इज द डॉटर ऑफ m। क्लियर? जबकि कह रहा है डॉटर इन लॉ ऑफ j, l इज द डॉटर इन लॉ ऑफ j, यानी बहू होनी चाहिए। तो पहले से तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड कह रहा है j प्लस m, j प्लस m का पहले वाला दूसरे का फादर है, यानी j इज द फादर ऑफ m। तो जे फादर हो गया तो एल बहू हो गई, यानी डॉटर इन लॉ हो गई। सेकंड से हमारा आएगा, तो ओनली बी रीजन बिहाइंड द असर्शन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। 15 का जो आंसर है वो आपका थर्ड होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है अनडाउटली। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में बेसिकली क्या हुआ है, आप देख रहे होंगे ना कुछ लेटर ना इंक्रीज हो रहे हैं, एक सीरीज चल रही है, एक्स वाई को ऊपर लिया तो ए बी आगे बढ़ गए, ए बी के बाद आपका एक नया लेटर आ गया पी। अब यहां से क्या हुआ, एक्स वाई आगे बढ़ गए तो पी के बाद एक नया लेटर आ गया एस। तो अगर एक्स वाई आगे बढ़ेंगे तो वाई यहां पर हो जाएगा, एक्स यहां पर हो जाएगा। अच्छा देखिए दोनों बार क्या हुआ, लेटर आगे ही आया, पीछे नहीं आया। तो अब यहां छोड़ के ए यहां हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा, पी यहां हो जाएगा, एस यहां हो जाएगा, ये इतना तो क्लियर है। ए बी पी एस, ए के बाद बी यहां आना चाहिए, गलत। ए बी पी एस, एक्स यहां नहीं हो सकता, गलत। अच्छा ए के बाद बी यहां होना चाहिए, गलत। ए बी पी एस एक्स वाई, यहां पर टी आ गया, ये हमारा सेकंड एकदम सही हो गया, यानी हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे, सीक्वेंस। क्लियर है? चलो 17 देखो, 17 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 6 लेक्चर्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, टू बी ऑर्गेनाइज इन द स्पैन ऑफ 7 डेज फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ठीक है, हमसे कह रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे।
हम अरेंज कर लेते हैं। क्लियर है? देयर शुड बी a gap of 2 days between A4 A5। A4 A5 में 2 दिन का गैप होना चाहिए। क्लियर है? A2 should be organized on Tuesday and should not be organized just before A4। अब A4 आपका वेंसडे तो नहीं आ सकता, या नहीं आ सकता। A1 should not be organized on Thursday। A1 आपका थर्सडे नहीं आ सकता। One day there will be no lecture। Friday is not that day। डियर लेक्चर तो 6 है, तो अब 1 वेकेंट होगा, एक दिन वेकेंट होगा, और वो फ्राइडे नहीं होगा। फ्राइडे को छोड़ के कोई भी दिन हो सकता है। जस्ट बिफोर दैट डे 4 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। यानी एक चीज और क्लियर होगी, वेकेंट के ऊपर 4 ऑर्गेनाइज होगा, और जो 3 है वो जस्ट आफ्टर 6 होगा। यानी लेक्चर नंबर जो 3 है वो जस्ट आफ्टर 6 होगा। इतना हमें क्लियर हो गया, राइट? डियर सबसे पहले देखिए कि इनके बीच में 2 दिन का गैप होगा, दैट मीन्स इनके बीच में दो लोग होने चाहिए। सबसे पहली चीज, ये वेंसडे नहीं हो सकता। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वेकेंट के जस्ट ऊपर क्या आएगा, वेकेंट के जस्ट ऊपर 4 आएगा। अगर मान लीजिए वेकेंट फ्राइडे हो नहीं सकता, वेकेंट के ऊपर जस्ट 4 यहाँ रखे तो 4 यहाँ नहीं आ सकता। अब या तो वेकेंट ये हो सकता है या सैटरडे हो सकता है, और इसके ऊपर अगर 4 आ गया लेक्चर नंबर 4, तो 1 2 लेक्चर नंबर 5 यहाँ आएगा। अच्छा देखिए, अब देखिए जो 1 है वो थर्सडे को आ नहीं सकता, तो 1 या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अच्छा 1 यहाँ आ नहीं सकता, तो क्योंकि आपको 3 और 6 को साथ में बैठाना है, तो यानी 1 आपका यहाँ आएगा और 6 और 3 यहाँ आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये हो गई, ठीक है, कि वेकेंट आपने मंडे ले लिया। अगर वेकेंट आपने यहाँ लिया है, तो आपसे देखिए एक चीज समझने वाली बात थी, वेकेंट के जस्ट ऊपर 4 और 1 2। अच्छा A2 यहाँ आना ही है, तो 5 यहाँ आ नहीं सकता, तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है। तो पूछे ऑन विच डे देयर इज नो लेक्चर, तो देयर कोई भी लेक्चर नहीं है, वो मंडे के दिन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 मंडे। खत्म क्वेश्चन, क्लियर है? अब यहां पर आपको रिलेशन बैठाना है। रिलेशन x का रिलेशन 56 से है, और 11 का रिलेशन किस नंबर से होगा, आपको ये बताना है। डियर मुझे एक चीज समझ में आती है, जब मैं x को देखता हूं 56, तो 56 हमारा 2 नंबर से मिलकर बनता है 11 एंड y। सोच के देखो आप, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको आंसर आ जाएगा। मुझे एक चीज दिख रही है, ये 7 इंटू 8 होता है, तो यानी अगर आप यहाँ पर देखिए या तो 7 होगा या 8 होगा। अगर हम 7 लें या 8 लें, तो हमें समझना पड़ेगा। अगर 8 ले रहे हैं, तो डियर उस हिसाब से यहाँ पर देखिए ये 11 दिया हुआ है। अगर हम 7 ले रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 11 इंटू 12 होना चाहिए। अगर 8 ले रहे हैं, तो पिछले नंबर से मल्टीप्लाई, यानी 11 इंटू 10 होना चाहिए, यानी 110 कहीं है नहीं है, तो 11 यानी 132 आपको दिया है, यानी पहले वाला नंबर लेना है तो आप 7 को ही लोगे, और 7 लेंगे तो आपका क्लियरली हो गया, x हो गया 7 एंड 132। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या? आसान है। कह रहे हैं नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पिक्चर ऐसी है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही है। डियर देखो, यहां पर 3 लाइन है, 3 लाइंस, 3 लाइंस, 4 लाइंस दोनों में है, 3 लाइंस दोनों में है, बट यहां पर देखो यहाँ 4 लाइन है और यहाँ 3 है, तो आपका
फोर्थ पिक्चर ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमको दिया आरटी, डब्ल्यूई, बीपी एंड जीए एंड क्वेश्चन मार्क। आरटी यानी 18-20, 23-5, फिर यहां पर दिख रहा है 2, 16, 7-1 एंड क्वेश्चन मार्क। डियर ये मुझे ऑल्टरनेट सीरीज ज्यादा लग रही है। ऑल्टरनेट सीरीज बहुत लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या दिख रहा है, +5 +5, क्योंकि 23-5-28 बी को हम 28 भी मेंशन करते हैं, +5, तो यानी पहला लेटर तो +5 करेंगे, +5 यानी 12, 12 यानी एल। अब इसके बाद जो दूसरा लेटर था देखो 20, 16, यहां पर क्लियरली -4 चल रहा है, ऑल्टरनेट -4 यहां चल रहा है, तो -4 कर देंगे तो डियर 12, 12 यानी अगेन हमें क्या मिलेगा, एल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।